हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेड फाई। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई कि जो ग्रेडियंट फाई है उसकी और क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने देखा था कि हम लिख सकते हैं डी फाई, कोई भी एक स्केलर फंक्शन है फाई, उसके चेंज को हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट फाई की फॉर्म में डेल फाई डॉट डी आर। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका डेल फाई है दैट इज एक्चुअली ग्रेड फाई। अब यहाँ पे जो ग्रेड फाई है ये क्या है? अगर मैं कहती हूँ फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी तो डेल फाई क्या हो जाएगा? डेल फाई हो जाएगा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डेल क्या है? करली बाय करली एक्स आई, तो डेल फाई हम कंप्लीटली लिख देते हैं करली फाई बाय करली एक्स आई पर प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड के। तो जो डेल फाई है हमारा वो एक्चुअल में ये टर्म है, और ये टर्म क्या है? दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या कर रहे हैं? किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट लेके उसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम अदर वे में भी ले सकते हैं कि हमारे पास पहले एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी को हम किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में अगर लिख सकें तो हम क्या कहेंगे कि अगर मेरे पास a एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मैं किसी ग्रेडियंट के स्केलर के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकूं, तो मेरा अगर स्केलर फाई फंक्शन है इसका ग्रेडियंट की फॉर्म में मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ डेल फाई की फॉर्म में। ये कंडीशन कुछ वेक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, हर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर हम किसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकें तो यहाँ पे इस ग्रेडियंट फाई की एक इम्पोर्टेंस आती है। वो क्या आती है कि आपका जो स्केल ये वेक्टर आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल क्या होगा? इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल आपका होगा ए डॉट डी आर अलोंग पाथ ए बी। हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक कर्व्ड पाथ है ए बी। ओके, इस ए बी कर्व्ड पाथ में आपका इस पाथ के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है आपके पास, और ए वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ये है। तो यहाँ पे आपका ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस पाथ, दिस इज ए डॉट डी आर, और पाथ हम लेके चल रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ये हो गया। अब ये लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, अगर मैं ए को डेल फाई की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो ये लाइन इंटीग्रल इक्वल होगा इस फाई फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पे माइनस फाई फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे, कि स्केलर की वैल्यू बी पॉइंट पे जो है माइनस स्केलर की वैल्यू ए पॉइंट पे जो है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल ये लाइन इंटीग्रल होगा। ये हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है ग्रेडियंट फाई की। तो हम यहाँ से क्या कह सकते कैसे बता सकते हैं ग्रेडियंट फाई की इंपॉर्टेंस कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर क्वांटिटी को हम इस स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, देन उस वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस पाथ इज इक्वल्स टू फाई बी माइनस फाई ए, मीन्स इस स्केलर फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पे माइनस इस स्केलर फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल है दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, दैट विल डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ दिस स्केलर फंक्शन एट दिस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब इसको प्रूव कैसे करें? इसको प्रूव करने के लिए हम लेते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए टू बी ए डॉट डी आर, ये लाइन इंटीग्रल। अब मेरे पास जो ए क्वांटिटी है वो ए क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ मैं डेल फाई। तो ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रल ए टू बी डेल फाई डॉट डी आर।
ओके। और ये क्या है, डेल फाई डॉट डी आर। कोई भी मेरे पास फाई स्केलर फंक्शन है, उसका ग्रेड फाई मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू डी फाई। इसको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ये क्वांटिटी है मेरे पास, ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज एक्चुअली डी फाई। तो ये डी फाई है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकती हूँ ना। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी डी फाई, और ए टू बी डी फाई है। इसको अगर मैं सोल्व करूंगी तो ये मेरे पास आएगा फाई की वैल्यू बी पे माइनस फाई की वैल्यू ए पॉइंट पे। तो मैंने देखा यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चली हूँ, और सोल्व करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे आई वैल्यू, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हमने ये चीज़ यहाँ से प्रूव कर दी कि अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है जिसको कि मैं किसी स्केलर के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकती हूँ, देन उस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस पाथ इज एक्चुअली पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द स्केलर फंक्शन एट दीज टू एक्सट्रीमिटीज। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि इस पाथ पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गई ग्रेड फाई की। अब जो ग्रेड फाई है उसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंस हम यहाँ से ही एनालाइज कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली एक्सट्रीम पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि अगर हम सेकेंड केस, अगर हम एक क्लोज्ड पाथ ले लें, हमारे पास दो पॉइंट हैं ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, और हमने एक क्लोज पाथ ले लिया कि यहाँ से हम यहाँ पे गए और फिर इधर से यहाँ पे वापस आए। तो इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग अगर हम लाइन इंटीग्रल निकालें तो वो क्या आएगा, दैट मस्ट बी ज़ीरो। तो अगेन अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है जिसको कि आप स्केलर की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकें अगर किसी वेक्टर को कि ग्रेडियंट ऑफ सब स्केलर फंक्शन इक्वल्स टू दैट वेक्टर फंक्शन, देन इस वेक्टर फंक्शन का जो लाइन इंटीग्रल होगा अलोंग दिस क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ज़ीरो के इक्वल होगा। इसको अब प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए अगेन मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए बी एंड दिस लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मेरा अलोंग दिस क्लोज्ड पाथ है, तो मैं मान लेती हूँ दिस इज फर्स्ट पाथ, दिस इज सेकेंड पाथ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा डी आर वेक्टर है इन पाथ्स के अलोंग। तो यहाँ पे दिस ए डॉट डी आर इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल अलोंग पाथ 1 प्लस लाइन इंटीग्रल अलोंग पाथ 2। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पाथ में मैं ए से बी तक मूव किया एंड देन ए डॉट डी आर, प्लस मैंने बी से ए तक मूव किया एंड देन ए डॉट dr. So this is actually line integral along this first path and this is line integral along second path. अब इनकी वैल्यू पुट करें। line integral along a path is equals to, by this definition, this is equals to difference of the value of scalar function at these two extreme points. तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, this equals to phi b माइनस फाई ए प्लस। फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मेरे पास सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू। सेकेंड इंटीग्रल में मैंने क्या किया, b से a तक मूव किया। ये लाइन इंटीग्रल क्या होगा, अगेन आपके एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे क्या हो गए, फाइनल पॉइंट a हो गया एंड इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है आपका b। अब ये क्या है, फाई बी माइनस फाई ए प्लस फाई ए माइनस फाई बी, ये सारे कंपोनेंट्स आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम किसी स्केलर के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख पाएँ, देन इन दैट केस उस वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी होता है कि अगर हम बात करें एक कंजर्वेटिव फोर्स की, तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम कहते हैं कि अगर हमारा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इन दैट केस योर वर्क डन इज
only depends on the initial and final values but independent of the path, कि आपका यहाँ से ये पाथ फॉलो किया या ये पाथ फॉलो किया, कोई भी पाथ फॉलो करे, वर्क डन आपका ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमारे कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? इस केस में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इस ग्रेडियंट पाई की। अब ये सब हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आप जानना चाहोगे कि कैसे किसी एक वेक्टर को स्केलर के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है उसको कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है V, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम इस स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो जिसको कि हम किसी स्केलर के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकें, उसके लिए आपके ये दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस वैलिड हैं। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेड 5 है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब ये सब हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आप जानना चाहोगे कि कैसे किसी एक वेक्टर को स्केलर के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है उसको कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है V, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम इस स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो जिसको कि हम किसी स्केलर के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकें, उसके लिए आपके ये दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस वैलिड हैं। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेड 5 है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।